हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स आएंगे स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में। बहुत सारी जगह पर आपने इससे रिलेटेड वीडियोस देख ली होंगी। अब जब मैंने इस पूरी पॉलिसी को पढ़ा, मुझे समझ में आया कि मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस पॉलिसी को एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता, तो ऑब्वियसली मैं पार्ट्स में इसे कवर करूंगा। दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये आई, मैंने सोचा कि मैं पीपीटी बना लूं इसकी, और फिर मैंने सोचा कि अब ये पॉलिसी है जो ये बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, और जो चीजें इसमें बताई गई हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी बॉडीज बाद में बनेंगी। और पूरी तरह से समझाने के लिए मैंने एक काम किया कि मैंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिलीज थी जो, उसी को आपके सामने रख दिया है, उसी से आपको समझा रहा हूं अब। क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिलीज है तो लोगों के लिए ही है, तो इसे हम सीधे सीधे भी यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी मैंने 2 वीडियोस, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है, दोनों अपलोड की हुई हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज बताऊंगा कि आपको आपके नोट्स में क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है, कितना आपको इसमें से नोट्स बनाना है, कितना नहीं बनाना है। जो नोट्स बनाना है उसके लिए ये जो ब्लैक बोल्ड में चीजें लिख रखी हैं उसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो भी अभी आपको मैं ये बोल रहा हूं इसके आगे ही मैं समझाने वाला हूं। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप नोट्स में क्या क्या लिख लो। तो अब ध्यान से देखो। न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% GER इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। ये जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। फिर ये NEP 2020 2 करोड़ बच्चों को ये जो एजुकेशन छोड़ चुके हैं उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। इसे भी आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। करिकुलम का जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4, जिसमें टोटल 15 साल हैं, जिसमें 12 साल की स्कूलिंग है और 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग है। USA और UK में इसे किंडरगार्टन बोलते हैं। 2 से 6 साल या 2 से 7 साल के बच्चों के लिए USA में किंडरगार्टन खुलता है। कुछ उस तरह ही इंडिया में 3 साल की प्री स्कूलिंग है, या फिर आंगनवाड़ी स्कूलिंग कह लीजिए अगर ये रूरल इलाके में हो रही हो तो। अगले में आपको 3 अलग अलग पॉइंट नजर आ रहे हैं। पहला है एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये क्या है इसे हम आगे देखेंगे। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स। और तीसरा, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। इसको भी आगे देखेंगे। फिर ग्रेड 5 की पढ़ाई आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में होगी। अब जब भी यहाँ पर ग्रेड की बात आएगी, ग्रेड को आपको इस तरीके से समझना है कि 3 साल से बच्चे की पढ़ाई शुरू होगी, तो 3 साल से लेके 8 साल तक आप इस पीरियड को 5 में बांट सकते हो। तो तीसरे साल में जो पढ़ाई शुरू होगी तो वो होगा ग्रेड 1, और फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसे ग्रेड 5 तक। ओके। फिर जो असेसमेंट किया जाएगा उस असेसमेंट को करने में भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लेके आएंगे, जिससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा उनकी लर्निंग आउटकम के हिसाब से। आगे हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक किया जाएगा। बाय 2035 तक 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी हायर एजुकेशन में। आगे हायर एजुकेशन के करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को लाया जाएगा, ये अभी आगे बताऊंगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरा कोर्स ये है, अगर आप इन पूरे कोर्स को इन भागों में बांट दो, ये 1 2 3 4 5 हायर एजुकेशन के सिस्टम में 5 स्टेजेस हैं। तो अगर आप पहले स्टेज में घुसते हो तो आप तीसरे स्टेज तक बाहर आ सकते हो, तीसरे तक या दूसरे तक जब आप आना चाहो। आप अगर दूसरे स्टेज में घुसते हो तो आप 5वें स्टेज में बाहर आ सकते हो। तो एंट्री के पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे और एग्जिट के पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। मतलब आप कहीं से भी घुसकर कहीं से भी बाहर आ सकते हो। मेरा कहने का मतलब, किसी भी साल आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो और किसी भी साल आप पढ़ाई ड्रॉप कर सकते हो, और इसका आपको कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है। आगे जो भी आपकी पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए आपको क्रेडिट दिए जाएंगे, और उन क्रेडिट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी और स्ट्रीम में, और कहीं भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इसको। तो अभी ये ट्रांसफर कैसे होंगे और यूटिलाइज कैसे होंगे, ये तो जब एग्जैक्ट सिस्टम जब हमारे सामने अप्लाई होकर आएगा तब ये पता चलेगा। रिसर्च कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए और देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करना है। टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करने के लिए रिसर्च फाउंडेशन बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशन का लाइट रेगुलेशन होगा बट टाइट रेगुलेशन होगा। तो
एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा और साथ में 4 सेपरेट वर्टिकल्स बनाए जाएंगे जिसमें 4 डिफरेंट फंक्शंस होंगे। इसे भी हम आगे देखेंगे। और एफिलिएशन सिस्टम है जो, जैसे पंजाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर कई कॉलेजेस आते हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला। अब जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला है वो एफिलेटेड है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, ऐसे ही बाकी सारे कॉलेजेस हैं, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से है, कोई जीएनटीयू यूनिवर्सिटी से है। तो इस एफिलिएशन प्रोसेस को 15 सालों में खत्म किया जाएगा और कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। तो इससे कॉलेजेस और अच्छे तरीके से अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए अपने खुद के एफर्ट्स भी लगाएंगे और पैटर्न उसका यूनिवर्सिटी वाला ही होगा। फिर टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ाना और ये भी ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी सबको बराबर मिल पाए। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को क्रिएट किया जाएगा। 2020 एनईपी क्या एम्फेसाइज करता है? जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे डिसएडवांटेज रीजन और ग्रुप्स के लिए। फिर उसके बाद मल्टी लिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा स्कूल्स में भी और हायर एजुकेशन में भी। और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पाली, पर्शियन और प्राकृत बनाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी बनाया जाएगा। ये तो हो गए बोल्ड नोट्स, इसको आप सीधे सीधे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में इसे कोट कर दीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं इस पॉलिसी के न्यूएंसेस को देखने की और इसको डिटेल में देखते हैं। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में। उसके बाद 34 साल के बाद अब आ रही है 2020 में। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इसके फाउंडेशन पिलर क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसके हिसाब से इस पॉलिसी को बनाया गया है ताकि 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके और इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जा सके। हाइलाइट्स पे आते हैं। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। इस वीडियो में हम स्कूल एजुकेशन पर ही रहेंगे, जो हायर एजुकेशन है वो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है? एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है स्कूलों में वो 100% तक पहुंचना चाहिए। ये तो वेरी फर्स्ट पॉइंट था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है? मान लीजिए किसी एक जगह पर 100 बच्चे हैं, ये 100 बच्चे एलिजिबल हैं। मैं बस आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, वैसे बच्चे तो बहुत ज्यादा होंगे। अब ये 100 बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने वाली एज ग्रुप में आते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो हैं 25। तो यहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना निकल के आ जाएगा? 25%। ये मैंने बहुत बेसिक डेफिनेशन बताई है आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी होती हैं जिसको यहां पर हमें समझने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही बताऊंगा। तो भाई एनईपी 2020 बताती है कि चाहे प्री स्कूल हो, किंडरगार्टन वाला, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो 10th 12th वाली, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा। इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि जो लोग स्कूल को छोड़कर जा चुके हैं उनको वापस स्कूल में लाया जा सके। बच्चों की ट्रैकिंग होगी, उन बच्चों की भी जो पढ़ रहे हैं और जो छोड़कर जा चुके हैं उनको वापस लाने के लिए उनकी ट्रैकिंग होगी। और लर्निंग लेवल को देखा जाएगा, अलग अलग प्रकार से उनके लर्निंग लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो फॉर्मल तरीकों से भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और नॉन फॉर्मल तरीकों से भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये फॉर्मल तरीके क्या हो गए यहाँ पर कि आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। नॉन फॉर्मल तरीके क्या हो गए यहाँ पर कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उनको आप काउंसलर से मिलवा रहे हो और सोशल वर्कर से मिलवा रहे हो, ताकि ये काउंसलर और सोशल वर्कर्स इन बच्चों को समझा सके कि नहीं बच्चे आकर वापस पढ़ो। फिर तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए ओपन लर्निंग की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये NIOS क्या होता है? NIOS होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करता है और उसके साथ साथ स्टेट लेवल पर भी ऑपरेट करने वाले स्कूल्स हैं। ओपन स्कूल में क्या होता है? ओपन स्कूल में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। देखिए, जब आप किसी ऐसे क्लासरूम में जाकर पढ़ते हो, किसी ऐसे स्कूल के क्लासरूम में जाकर पढ़ते हो जो किसी बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हो, तो वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। और जब आप किसी ऐसे क्लासरूम में जाकर पढ़ो जो किसी बोर्ड के साथ एसोसिएटेड ना हो, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम में चले जाएंगे, ग्रेड 10 के लिए और ग्रेड 12 के लिए, और सारे वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। और इसमें यह कहा गया है कि 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर निकल गए हैं उन्हें स्कूल में वापस दोबारा से फिर लेकर आया जाएगा। फिर ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है 5+3+3+4 का। पढ़ाई कब से शुरू हो रही है? 3 साल से। तो पहले 3 से 8 साल के ब्रैकेट में ये वाला 5 आ गया, 8 से 11 के ब्रैकेट में ये वाला 3 आ गया, और 11 से 14 में ये 3 आ गया, 14 से 18 में ये 4 आ गया। तो अभी भी
12वीं क्लास तक कंप्लीट करने में एक बच्चे को 18 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या होता है कि पढ़ाई 6 साल से शुरू होती है और अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल से ही बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और ये 3 से जो 6 साल का टाइम पीरियड है जिसमें बच्चा फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेता था, अब उसे एजुकेशन में लाया जाएगा ताकि शुरुआत से ही उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। और ये बोला जाएगा खासकर ये जो 3 से 6 साल की पढ़ाई है, एक्चुअली में पहले 3 से 8 साल की पढ़ाई है, ये रीजनल लैंग्वेज में होगी, उसके बारे में आगे बात होगी। तो 12 साल की स्कूलिंग हो गई जिसमें ये 3 साल पहले आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूलिंग में किए जाएंगे। फिर आगे एनसीईआरटी का यहाँ मेजर रोल है। एनसीईआरटी का तो हमेशा से ही एजुकेशन में मेजर रोल रहा है। किताबें जो पढ़ाई जाती हैं वो एनसीईआरटी की होती हैं। एनसीईआरटी डेवलप करेगा नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पर जो कीवर्ड है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ECCE को दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के थ्रू जिनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन किया गया है ताकि अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे अपनी अर्ली स्टेज पे हैं उनको बढ़ा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ीज, ये वो स्कूल हैं जहां बच्चे 3 से 6 साल की उम्र तक फॉर्मल एजुकेशन लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंगनवाड़ी में वर्कर काम करते हैं और जो टीचर काम करते हैं प्री स्कूलिंग वाले स्कूलों में, तो वहां के टीचर्स को आपको ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। ये जो ECCE वाला मुद्दा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ECCE के इम्प्लीमेंटेशन में 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स क्यों? क्योंकि ये जो ECCE है ये ट्राइबल इलाके में भी इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो वहां पर ट्राइबल मिनिस्ट्री का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर, इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। आगे देखते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको बढ़ाया जाएगा। अभी की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके फाउंडेशन ही हिले हुए हैं, मैथ्स के बेसिक ही हिले हुए हैं और साइंस का बेसिक भी कमजोर है उनका, तो भाई उसको बेसिक सिखाना पड़ेगा। बेसिक सिखाने के लिए क्या सेट किया जाएगा? नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखिए दोस्तों, यहां पर इस पूरी पढ़ाई में आपके सामने ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स आएंगे और ऐसी बहुत सी पॉलिसीज आएंगी जो कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर बनाई जाएंगी। तो अभी के लिए आपको यह समझना है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसके रिजल्ट को तो आप भूल ही जाइए, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आपके सामने बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ रखा गया है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वर्टिकल्स हैं, उन वर्टिकल्स के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, बहुत सी पॉलिसीज ड्राइव की जाएंगी। तो अभी ये और इवॉल्व होगा और बड़ा होगा, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2 से 3 साल लग ही जाएंगे और इसका रिजल्ट जो आएगा वो तो बहुत ही टाइम लेगा, बट जरूरत है इसकी। अभी जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो 5 से 10 सालों में इसका रिजल्ट आने ही लगेगा। लेकिन इस लेवल की चीज सच में काबिले तारीफ है। ये जो एक स्टेप गवर्नमेंट का है, जो इसको हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सच में बहुत जबरदस्त स्टेप लिया गया है। तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका प्लान क्या होगा? इसका प्लान होगा अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर बाय ग्रेड 3 बाय 2025। और इसके साथ साथ एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी बनाई जाएगी। आगे चलते हैं, रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागोगी। अब इसमें क्या है? देखिए, लर्नर का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उनको 21वीं शताब्दी की स्किल्स देनी पड़ेंगी। 21वीं सदी की स्किल्स देने के लिए करिकुलर में सिलेबस ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, एसेंशियल लर्निंग देना जरूरी है और बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना जरूरी है ताकि वो चीजों को क्वेश्चन कर सकें, चीजों के पीछे क्या है इस चीज को समझ सकें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस से चीजों को सीखें। इसलिए उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मान लीजिए उन्होंने एक किसी सब्जेक्ट को शुरू किया, उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि नहीं भाई, इस सब्जेक्ट के साथ मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वहां पर मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट से स्विच कर सके और इसको ये करने में कोई डर ना लगे। साइंस और आर्ट्स में कोई सेपरेशन नहीं होगा, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और एजुकेशन और वोकेशन को अगर स्ट्रीम से मिला दिया जाए तो इससे होलिस्टिकली डेवलपमेंट होगी। तो एकेडमी से आपको नॉलेज मिलेगी और वोकेशनल एजुकेशन से आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है,
आर्ट्स और साइंस को आप जब मिला दोगे तो अभी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी के लिए जो आर्ट्स साइड के बच्चे हैं जो जिनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इनको तो साइंस की चीज़ें आती ही नहीं है, साइंस नहीं इनको पढ़नी आती, मैथ में ये बिल्कुल ज़ीरो है, तो उस तरह की चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आगे देखते हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन है वो 6th क्लास से शुरू हो जाएगी। इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। तो जब 6th क्लास से ही आपको इंटर्नशिप मिलने लगेगी तो आप जॉब मार्केट के लिए पहले से ही तैयार रहोगे। और एनसीईआरटी नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाएगा 2020-21 में। तो अब के लिए तो बन चुका होगा। तो आप पॉलिसी को पूरी तरह से देखिए कि इस पॉलिसी के अंदर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव दिए गए हैं जिनको अभी बनाना बाकी है। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये बोला गया है कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ग्रेड 5 तक, या फिर प्रेफरेबली ग्रेड 8 तक देना चाहिए, पर ग्रेड 5 तक तो तय है कि दिया ही जाएगा। कंडीशन के हिसाब से ग्रेड 8 और उसके बाद भी आप दे सकते हो। संस्कृत को ऑप्शनल के तौर पर हर स्कूल के हर लेवल पर प्रोवाइड किया जाएगा और इसे हायर एजुकेशन में भी प्रोवाइड किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो उसको भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर को अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे भी पढ़ सकता है। स्टूडेंट को रेगुलरली बोला जाएगा कि आप फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, खासकर वो फन एक्टिविटी जो लैंग्वेजेस के साथ डील करती हैं, जैसे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया और उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे जो इनिशिएटिव हैं। इसमें अगर कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो बच्चों को बोला जाएगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन में फॉरेन लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। इंडियन साइन लैंग्वेज को भी पूरे देश में स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ताकि साइन के थ्रू भी लोगों को बातें करना आए। जो डिसेबल लोग हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर बाकी देश को भी इंडियन साइन लैंग्वेज आती है, जैसे मान लीजिए मुझे भी एक साइन लैंग्वेज आती है और आपको एक साइन लैंग्वेज आती है, हम लोग क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, अगर हमें ऐसे पर्सन से बात करनी हो जो बोल नहीं पाता है तो हम उससे बहुत आसानी से बात कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो साइन लैंग्वेज सिखाई हुई है ऑलरेडी और हमको भी आती है। अगर उनकी साइन लैंग्वेज हमको नहीं आती तो हम उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ में रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है। उसके बाद नेशनल और स्टेट करिकुलम मटेरियल है जो उसको कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो भी उसको आसानी से समझ सकें। फिर आगे बात की जाएगी कि असेसमेंट कैसे किया जाएगा। जो पढ़ाई लिखाई हो रही है उसका असेसमेंट करना भी जरूरी है। देखिए, असेसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जा रहे हैं। अभी के लिए क्या होता है, सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि आप पूरे साल पढ़ाई करोगे, छोटे मोटे टेस्ट होते हैं बीच में, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा एक बार में ही, उसको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। पॉलिसी क्या बोल रही है कि नहीं भाई, रेगुलर असेसमेंट होगा और फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। मतलब समय समय पे हो सकता है 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने पे हो जाए, 2.5 महीने पे हो जाए, तो इस टाइप की चीजें होंगी। इन टेस्ट को कुछ इस तरीके से लेके आना है कि कॉम्पिटेंसी बढ़े, लर्निंग और डेवलपमेंट बढ़े, अच्छी चीजें बच्चे सीख पाए, एनालिसिस आए, क्रिटिकल थिंकिंग आए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये टेस्ट कैसे होंगे ये अभी भी नहीं पता है, अभी भी इस पर बहुत बहस चलेगी। बड़े बड़े एकेडमिशियंस बैठेंगे और बात करेंगे इस पर। अभी दुनिया भर के एग्जांपल्स देखे जाएंगे, दुनिया भर में जो एग्जांपल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं उनके आउटकम देखे जाएंगे, तब ये सब चीजें डिसाइड होंगी। मतलब इस पॉलिसी में तो आपको एक बेसिक आउटलाइन बताई जा रही है कि होगा क्या, कैसे होगा, ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो अभी के लिए जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th और 12th के, वो भी होंगे, ठीक है, लेकिन उनको रीडिजाइन किया जाएगा। और बाकी जो स्कूल के एग्जाम होते हैं वो ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के होंगे। अभी के लिए तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो बड़े एग्जाम्स होंगे या तो वो 10th और 12th के होंगे या वो 3, 5, 8 के होंगे। इसके अलावा जो साल के एंड पे हो रहे हैं एग्जाम, वो होंगे या नहीं होंगे इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, सब लोग स्पेकुलेशन बोल रहे हैं अभी। फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी जिसको स्टैंडर्ड के लिए सेटअप किया जाएगा। ये जो नाम है ना, परख हो गया जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको हाईलाइट करके अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल करना है एजुकेशन को ताकि किसी भी बच्चे के पास के किसी के हाथ से अपॉर्चुनिटी ना चली जाए। कुछ बच्चे गरीब होते हैं, बर्थ के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। कुछ लोग अपने बैकग्राउंड के चलते, चाहे गरीबी की वजह से हो, चाहे सोशल बैकग्राउंड की वजह से हो, चाहे कास्ट हो उनकी लोअर, तो उनका ध्यान रखा जाएगा।
इसलिए सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो भाई देखिए, जेंडर बेसिस पे पढ़ाई में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। और सोशल बेसिस पे एक्सक्लूजन ना हो तो उसके लिए भी जेंडर इंक्लूजन फंड में पैसा एलोकेट किया जाएगा और सोशल फंड भी बनाया जाएगा और स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाए जाएंगे। ये स्पेशल एजुकेशन जोन्स उस रीजन्स पे काम करेंगे जो डिसएडवांटेज में है, या उन ग्रुप्स के लिए काम करेंगे जो डिसएडवांटेज में है। तो हो सकता है कि एक क्लास जो कि सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लास में आती है, उसका एक अपना स्पेशल एजुकेशन जोन बन जाए, तो कोई भी बच्चा जो उस कास्ट का है वो वहां स्पेशल एजुकेशन जोन में जाकर पढ़ सकता है। कास्ट बेस बनेगा तो नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझाया है। तो जेंडर इंक्लूजन फंड में क्या होगा, लेडीज को, बच्चों को, बच्चियों को अगर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही तो इस फंड से पैसा निकालकर उन्हें पढ़ाया जाएगा। और स्पेशल एजुकेशन जोन्स में मान लीजिए कोई ट्राइबल इलाका है और कोई जंगली इलाका है, वहां पर कोई भी स्कूल है ही नहीं, तो उस एरिया के अंदर स्कूल बनाए जाएंगे, वहां पर ट्राइबल बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। समझ ना आप, इस तरीके की चीजें होंगी। फिर जो एजुकेटर्स होंगे जो इनको पढ़ा रहे होंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। रिसोर्स सेंटर होंगे जैसे लाइब्रेरी, जहां पर बच्चे जाकर पढ़ सकेंगे और रह भी सकते हैं। इनको प्रॉपर डिवाइसेस दिए जाएंगे ताकि इनको किसी भी चीज की कमी ना हो, ताकि इनकी हर जरूरत पूरी हो सके। हर स्टेट में बाल भवन्स बनाए जाएंगे जो कि स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल की तरह काम करेंगे और शाम को अपने घर लौट जाएंगे। और इस बाल भवन में आर्ट रिलेटेड भी काम हो सकता है, कैरियर रिलेटेड भी काम हो सकता है और प्लेइंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। एक दूसरे से बात करेंगे तो इनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा और इनकी डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। फिर आते हैं रोबुस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ। टीचर्स का रिक्रूटमेंट रोबुस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। प्रमोशंस मेरिट बेस्ड पे होंगे। फिर पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल होंगे और फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बनाया जाएगा। इसे बनाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये 2022 में ही बनाया जाएगा और इसमें कंसल्टेशन किससे की जाएगी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, टीचर्स और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर। तो देखिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एक बॉडी बनाई जाएगी। बनाएगा कौन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके साथ सलाह मशवरा करके एनसीईआरटी, एससीईआरटी, टीचर्स और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन से 2022 में। तो देखिए, 2020 में पॉलिसी बनकर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर को भी बनने में 2 साल लगा दिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये पॉलिसी है। आगे स्कूल गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नेंस के लिए कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे और क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स और एक क्लस्टर में बहुत सारे स्कूल्स हो सकते हैं जिनका प्रॉपर गवर्नेंस होगा और उनको प्रॉपर रिसोर्स दिलवाए जाएंगे, अवेलेबल करवाए जाएंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक लाइब्रेरीज। और आगे स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशंस फॉर स्कूल एजुकेशन। प्रॉपर सिस्टम बनाए जाएंगे पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू, ऑपरेशंस और एकेडमिक मैटर्स में। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपनी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस अथॉरिटी में बाकी जगह पर जो अथॉरिटी बननी है उसमें से गुड प्रैक्टिसेस को लिया जाएगा, सेंटर से इनपुट्स लिए जाएंगे। फिर होगा क्या, ये स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को कुछ पैमाने डिसाइड करेंगे, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स डिसाइड करेंगे और उस बेसिक पॉइंट के बेसिस पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ये बताएगा कि कैसे हम अपने रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं और ये जो स्कूल्स होते हैं, ये किसी से एफिलिएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन लिया या फिर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से एफिलिएशन लिया जो कि स्टेट में है, तो हर स्टेट में स्टेट लेवल पर बोर्ड होते हैं। तो अब क्या किया जाएगा कि हर स्टेट में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगा। ये बॉडी बहुत एनालिसिस के बाद कुछ पैमाने बनाएगा। उस पैमाने के हिसाब से ये स्कूल्स ये बताएंगे कि देखिए कि इस स्कूल ने जो बेसिक्स पॉइंट्स दिए हैं हमने वो माना है। हालांकि स्कूल एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा पब्लिक ओवरसाइट के थ्रू। ये जो एससीईआरटी है ये बनाएगा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, यानी स्काफ। स्कूल में जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करके। यहां पे दोस्तों ये बात हुई थी स्कूल एजुकेशन की। आगे बात करेंगे हम लोग हायर एजुकेशन की, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बनाने का मतलब नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में थोड़ी खुशी हो।
साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।